हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे हाथ में एग्ज़ाम देख रहे हैं पीजीटी फिजिक्स का, जो कि है हमारा एचटेट पीजीटी फिजिक्स। ये एग्ज़ाम हमारा 4 जुलाई को हुआ था 2026 को। और आप सभी को पता है कि ये एग्ज़ाम किस तरह का आया था, लेकिन मैं अपनी तरफ से आज बताऊंगी कि ये जो हमारा पेपर था किस तरह का आया था, क्या इसका लेवल था और क्या कुछ डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ी। आप सभी जानते हैं कि पेपर किस तरह का बनाया गया था, तो उन सब चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। और देखिए, जो ये पेपर था, अगर मैं बताऊं, जो इसका सब्जेक्ट वाला पार्ट है, पीजीटी फिजिक्स का पार्ट है, जो ये बिल्कुल अब की बार इन्होंने इजी बनाया हुआ था। इजी इन द सेंस कि हम 60 मिनट में, अगर कहें, पहले तो हम 60 मिनट में 60 क्वेश्चन नहीं कर पाते थे। अब अगर कहें तो हम 40 से 45 क्वेश्चन आराम से, या फिर 50 तक भी आराम से कर सकते थे अटैम्प्ट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रॉब्लम इस बार क्या कर दी कि जो स्टेटमेंट्स थी क्वेश्चन की, वो बहुत ही रॉन्ग इन्होंने दी, बहुत ही गलत किया स्टूडेंट के साथ इन्होंने। बहुत सारे क्वेश्चन में हमें जो स्टेटमेंट है, कुछ डाटा गलत दिया है या फिर डाटा दिया ही नहीं है। इस वजह से स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, वहाँ पे फिर उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे देखा, और हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने क्वेश्चन की जो हमें ग्रेस है, ग्रेस मार्क्स हमें कितने मिल सकते हैं पीजीटी फिजिक्स के पेपर में। जो हमारा फिजिक्स का पेपर है, कितने की ग्रेस दे सकते हैं। लेकिन अगर देखें तो पेपर में, पूरे के पूरे पेपर में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, लेकिन जो क्वेश्चन जिसकी 100% ग्रेस मिल सकती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 98 मेरे पास यहाँ पे सेट बी है। आप अपना देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा सेट है। देखिए, पहला क्वेश्चन 98 क्या है। ए वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय 1%, पॉइजन रेशियो इज 0.25%, चेंज इन वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने पॉइंट्स जो हैं वो नहीं लगाए, जो यहाँ पे डॉट लगाना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट्स यहाँ पे सेपरेट हो जाए, वो बिल्कुल भी नहीं लगाए हैं। और बहुत सारी स्टेटमेंट में ऐसे ही दिया हुआ है जिससे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। यहाँ पे भी यहाँ होना चाहिए, और यहाँ पे पी बड़ा होना चाहिए। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 0.5% इंक्रीज आना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने डिक्रीज दिया हुआ है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, जैसे डेल्टा एल बाय एल परसेंट, हमारा जो चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होगा वो 1%। यहाँ से पॉइजन रेशियो क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ से हम डेल्टा आर बाय आर, जो हमारा फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस होगा, वो निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम का, जो हमारी वायर है वो एक सिलेंड्रिकल होती है, वॉल्यूम पाई आर स्केयर एच या फिर एल हो गया। यहाँ से हम फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम जब निकालेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 0.5% इंक्रीज आएगी, ना कि डिक्रीज आएगी। आप इसका ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन ग्रेस में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में इंक्रीज नहीं दिया। तो हमारा पहला क्वेश्चन जिसकी हमें ग्रेस मिल सकती है। अगला क्वेश्चन जो है 99 क्वेश्चन है। इसमें जो स्टेटमेंट है हमारी, ए रोड ऑफ लेंथ एल हैज़ यंग्स मॉडुलस वेरिंग विद डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वन एंड एज, इस तरह से कुछ। देखिए, ये जो इन्होंने इक्वेशन दी है, ये लगभग पूरे के पूरे पेपर में दी हुई है। इस इक्वेशन को पूरे पेपर में डाला हुआ है। द सेम कॉन्स्टेंट टेंसाइल फोर्स एफ इज अप्लाइड एट इट्स एंड, द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द रोड इज। इस जो क्वेश्चन है, इसका आंसर इन्होंने ए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एलन स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, इस ऑप्शन में भी एलन स्क्वायर दिया हुआ है। एलन स्क्वायर जैसी कोई भी टर्म नहीं होती, यहाँ पे एलन 2 होगा। तो देखिए, अगर वो एग्जामिनर कहे कि आप समझ सकते थे कि ये एलन 2 ही होगा, तो वो इसकी ग्रेस बिल्कुल भी नहीं देगा। लेकिन ये ग्रेस वाला क्वेश्चन बनता है, तो अगर हम इसकी भी ग्रेस काउंट करें, या फिर मुझे नहीं लगता वो इसकी ग्रेस देगा, तो ये डाउट में जाएगा कि वो इसकी ग्रेस दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत दी हुई है इन्होंने। यहाँ पे देखिए,
A cylindrical container of height h is filled with liquid whose density vary with depth gamma measured from the surface downward as। अब देखिए गामा के साथ जो हमारी डेप्थ है, जो डेंसिटी है डेप्थ गामा के साथ हमारी वेरी कर रही है, लेकिन यहाँ पे ना तो डेंसिटी दी है, डेंसिटी कहीं पे भी नहीं दी और ना ही कहीं पे गामा मेंशन किया हुआ है, और पूछा हुआ है द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज। तो देखिए हम किस तरह से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करें, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में, हमारा दिमाग घूम जाएगा। और सेम देखिए जो ये है यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, बल्कि इन्होंने क्या किया है, इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे डाल दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ये इक्वेशन इस क्वेश्चन की थी, लेकिन उन्होंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। तो ये फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि ग्रेस मिल सकती है। अगर आप इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, देखिए इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, आप देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से होगी, एक बिल्कुल अच्छे तरीके से जो स्टेटमेंट होनी चाहिए थी। ए सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ हाइट h इज फिल्ड विद लिक्विड whose density varies with depth gamma measured from the surface downward as। यहाँ पे जो डेंसिटी है गामा के साथ इस तरह से वेरी करनी चाहिए, रो नोट इंटू में 1 प्लस गामा अपॉन एच। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज, तो हमारे बॉटम में प्रेशर क्या होना चाहिए, इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। और सॉल्यूशन हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि जो प्रेशर हमारा हम होता है रो जी एच होता है। देखिए लेकिन रो जो हमारी है वेरी कर रही है डेप्थ के साथ, तो यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ से इसको सॉल्यूशन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कुछ स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने बहुत ही गलत स्टेटमेंट दी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 103। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या मिस्टेक की हुई है, ए बॉडी एट टेम्परेचर T रेडिएट पावर इन रो। देखिए जो पावर है, पावर को कभी भी हम रो से रिप्रेजेंट नहीं करते, यहाँ पे P होना चाहिए। इन सराउंडिंग एट टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 2%, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन नेट रेडिएटेड पावर इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि स्टेटमेंट कहना क्या चाह रही है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे। ए बॉडी एट टेम्परेचर T रेडिएट पावर इन रो इन सराउंडिंग एट टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 2%, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखिए टीएस, जो हिंदी वाली स्टेटमेंट है उसमें टीएस दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी टीएस मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम यहाँ से कोई आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं। तो इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसका आंसर भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छी स्टेटमेंट होनी चाहिए। ए बॉडी एट टेम्परेचर T रेडिएट पावर P इंटू इट्स सराउंडिंग। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ था, रेडिएट्स पावर इन P इन सराउंडिंग विच इज एट टेम्परेचर TS। TS बताना चाहिए था, जो सराउंडिंग है हमारा टेम्परेचर TS पे है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 2%। यहाँ पे देखिए इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं बताया हुआ, इंक्रीज्ड बाय 2%, फ्रैक्शनल इंक्रीज, मतलब कुछ बताते तो सही कि बॉडी का टेम्परेचर 2% से इंक्रीज किया हुआ है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 2%, द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द नेट रेडिएटेड पावर इज। तो ये हमारी स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, और इसका आंसर हमारा डी होगा। देखिए हालांकि इन्होंने आंसर की में ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, वो उन्होंने सीधा सीधा फाइंड आउट किया है कि जो टीएस को ना कंसीडर करके, लेकिन टीएस इन्होंने हिंदी वाली स्टेटमेंट में दिया हुआ है टीएस, और फोर्थ ऑप्शन में भी दिया हुआ है टीएस, जो हमारा टेम्परेचर है सराउंडिंग का। तो जो हमारे इन्होंने नेट भी लिखा हुआ है, नेट पावर का फॉर्मूला होता है, ये देखिए सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। तो सिग्मा ई ए को हम कांस्टेंट सी कंसीडर कर लेते हैं, और फिर आगे जब सॉल्व करेंगे फिर डेल्टा पी जब फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा पी क्या हो जाएगा, इसको जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे 4 आगे आ जाएगा, T3 डेल्टा टी, और एंड आगे देखिए डेल्टा पी बाय पी नेट, उनको डिवाइड कर देंगे, डेल्टा पी को और पी नेट को जब डिवाइड कर देंगे हम, और परसेंटेज चेंज अगर देखेंगे तो यहाँ से देखिए जो हमारा निकल के आएगा, ये निकल के आएगा जो कि डिपेंडेंसी है, डेल्टा पी बाई पी नेट डिपेंडेंसी टीएस पे डिपेंड कर रहा है।
और आंसर की में इन्होंने 8% दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ग्रेस वाला है, यहाँ से ग्रेस मिलनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर, पहली बात तो यहाँ पे इन्होंने जो ऑप्शन, जो हमारा स्टेटमेंट है, इसमें टीएस कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इनको प्रॉपर स्टेटमेंट में सब कुछ देना चाहिए था, और फिर आंसर इसका डिपेंडेंसी ऑन टीएस है। नेट पावर भी पूछा हुआ है। नेट पावर का फॉर्मूला हमारा वही होता है सिग्मा E/A की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा थर्ड है जिसकी हमें ग्रेस मिलेगी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ जिसकी ग्रेस मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही मतलब पॉसिबल वाला नहीं क्वेश्चन है कि फिजिकली ऐसा पॉसिबल हो। देखिए कैसे, एन आइडियल गैस फर्स्ट अंडरगो एडियाबैटिक कंप्रेशन। देखिए जब एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा तो उसका जो टेम्परेचर होगा, कंप्रेस किया तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मतलब हीट हुआ, गर्म हुआ, एंड देन इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टू ओरिजिनल टेम्परेचर। मतलब फिर उसके बाद उसको हीट किया, गर्म को फिर से गर्म किया तो वो अपने ओरिजिनल टेम्परेचर पे पहुंच गया। लेकिन ये सब पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे कूल आना चाहिए था, कूल्ड आना चाहिए था, कि कूलिंग की हमने तब वो अपने इनिशियल टेम्परेचर पे पहुंचा। नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में फिर क्या चेंज आएगा। देखिए यहाँ पे ये ग्रेस इसकी नहीं मिलेगी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो बोलेगा कि ओरिजिनल टेम्परेचर पे तो बॉडी पहुंच ही गई है, बीच में जो हुआ उसको नेग्लेक्ट भी कर सकता है। नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब वो अपने इनिशियल टेम्परेचर पे वापस आ गई बॉडी तो एक साइक्लिक प्रोसेस हो गई, और स्टेट फंक्शन होता है हमारा इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी 0 होगी। यही इन्होंने आंसर दिया हुआ है, तो इसका ग्रेस नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे गलती ये कर दी, हीटेड की जगह पे कूल्ड आना चाहिए था, कि पहले हीट किया है फिर उसके बाद कूल करके ही वो अपने इनिशियल टेम्परेचर पे पहुंच सकती है बॉडी। तो देखिए ये किस तरह की इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक्स की हुई है, जो कि एक अच्छे लेवल के एग्ज़ाम, मतलब हम टीचर बनाने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम लेके, लेकिन इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत हम करते हैं तो बहुत ही गलत है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 106 है उसमें क्या किया हुआ है कि आंसर की में इन्होंने आई थिंक ये सी दिया हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर है 1:4 ही आएगा। तो आगे चलते हैं, हमारे ये 3 क्वेश्चन हुए जिसकी ग्रेस मिलेगी हमें मेरे अकॉर्डिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 107। ये क्या है, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L हैज़ टेंशन लीनियरली इंक्रीजिंग फ्रॉम T0 टू 2T0। पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा T0 है, स्मॉल T0, और यहाँ पे इन्होंने बड़ा T0 डाला हुआ है। तो ये क्या मतलब, कहाँ से इन्होंने इस तरह की प्रिंटिंग करवाई है, हमें समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू, जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी फंडामेंटल ट्रांसवर्स वेव की वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। इसका ऑप्शन इन्होंने बी दिया हुआ है, और लेकिन देखिए क्या है यहाँ पे एग्जैक्ट जो आंसर आना चाहिए वो होगा 1.5 T0 डिवाइडेड बाय L होना चाहिए। L के ऊपर रूट नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने हर जगह L के ऊपर रूट लगाया हुआ है। तो आई थिंक इसकी ग्रेस हमें मिलनी चाहिए। तो हमारा ये 4th क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए, 4th क्वेश्चन होगा जिसकी हमें ग्रेस मिलनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 108। 108 जो हमारा क्वेश्चन है इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है। ये भी ऑप्शन देखिए ये दोनों सेम वैल्यू आ रही है, 2π 1/1 सॉरी यहाँ पे इन्होंने L है। ये देखिए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1, देखिए कहाँ से ये L लग रहा है, तो हम चलो मान लेते हैं कि ये L ही होगा। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन इसके दोनों के करेक्ट होंगे, तो ये इनको दोनों ऑप्शन मानने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि L/G है, ये ऊपर चला जाएगा 2L/G, तो ये इसके 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 109, इसमें इन्होंने क्या मिस्टेक की हुई है, देखिए ए चार्ज क्यू मूव फ्रॉम x इज इक्वल टू एक्सिस। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए चार्ज क्यू मूव अलोंग x इज इक्वल टू एक्सिस फ्रॉम 0 to L, मतलब अलोंग x एक्सिस। यहाँ पे इक्वल का क्या मतलब है, यहाँ पे इन्होंने इक्वल जो लगाया हुआ है यहाँ पे x एक्सिस, इस तरह से ये इक्वल नहीं होना चाहिए था। छोटी छोटी मिस्टेक्स की हुई है जो कि बहुत ही गलत बना देती है पेपर को।
ए चार्ज क्यू मूव अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 टू L इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड EX। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड EX और अपसाइलम नोट यहाँ तो कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे E नोट आएगा, साइन पाई एक्स बाई टू वर्क डन बाय फील्ड। हमें वर्क डन बाय फील्ड फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखिए डॉट आना चाहिए, वर्क डन बाय फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन निकालते हैं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होता। आप अपनी स्क्रीन पे जो ये इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं 109 का। आप देखिए क्वेश्चन किस तरह से, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ए चार्ज क्यू मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 टू L इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड EX इज इक्वल टू E नोट साइन पाई एक्स बाई 2L। इन्होंने पाई एक्स बाई 2 दिया है, लेकिन पाई एक्स बाई 2L होगा तभी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आएगा इन जो दिए हुए ऑप्शन में से है। द वर्क डन बाय द फील्ड इज, सॉल्यूशन किस तरह से होगा, जो वर्क डन होगा हमारा एक वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है उसको हम पुट करेंगे, फोर्स क्या होगा QE की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे और इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच होगा। लेकिन पेपर की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो होगा हमारा इस तरह से कुछ निकल के आएगा। तो ये कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि साइन पाई एक्स बाई 2L होनी चाहिए। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हुआ जो कि हमें ग्रेस मिलेगी। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 111 है ये भी एक ग्रेस वाला क्वेश्चन है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, ये एक ग्रेस वाला है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 जो हमारा 113 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी इन्होंने मिस्टेक की हुई है क्योंकि जो आंसर निकल के आता है वो कोई भी ऑप्शन किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं करता। क्या है, द टू कैपेसिटर C1 एंड C2 कनेक्टेड इन सीरीज एंड सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड 4:1 फॉर सेम अप्लाइड वोल्टेज। तो C1 एंड C2 का रेशियो पूछा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो हमारी एनर्जी होगी हाफ CV का स्क्वायर होगा, यहाँ पे C इफेक्टिव जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज कॉम्बिनेशन में निकल के आएगा वो जो हमारी एनर्जी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी C इफेक्टिव के। पैरेलल और सीरीज का जब हम रेशियो लेंगे वो दिया हुआ है 4:1, वही रेशियो हमारा पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के कैपेसिटेंस का होगा। जब इनकी वैल्यूज को पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो C1:C2 हमारा 1:1 होगा, जो कि इन किसी भी ऑप्शन में से मैच नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि कोई भी रेशियो 1:1 नहीं है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन एक ग्रेस में जाएगा जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन 116 क्वेश्चन नंबर। क्या है इस क्वेश्चन में, ए चार्ज क्यू मूव अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। देखिए आपने ये इक्वेशन बहुत सारी स्टेटमेंट में देखी होगी, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को सारे के सारे पेपर में डाला हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इम्पल्स आफ्टर ट्रेवलिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू L। इम्पल्स हमें फाइंड आउट करना है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं होता। ऑप्शन इन द सेंस है कि जो इन्होंने ऑप्शन B दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए 3/2 Q L B नोट, डायमेंशनली ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पे इन्होंने V डाला हुआ है लेकिन आंसर में L आना चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, फोर्स dp/dt और चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू f/dt हमारा इम्पल्स हुआ। फोर्स यहाँ पे इन्होंने QVB फोर्स B दिया हुआ है और फोर्स क्या होता है QVB। वेरिएबल जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। साथ ही साथ देखिए जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है हमें। तो यहाँ से dt को चेंज कर देंगे, dx/dt हमारी वेलोसिटी होती है। यहाँ से फिर dt जो निकल के आएगा dx/u, इसको dx/v वेलोसिटी
तो यहाँ से v कट जाएगा और फिर इक्वेशन को पुट करके जब हम कम्प्लीटली इसको 0 से l तक इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो इम्पल्स 3/2 QL B0 आएगा। तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हुआ, तो ये फिर क्वेश्चन हमारा ग्रेस में जाना चाहिए। तो 8 क्वेश्चन हमारे ग्रेस में चले गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। ये क्या कह रहा है, 2 सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू ईच अदर विद सेंटर अलाइंड। देखिए यहाँ पे डॉट आना चाहिए क्योंकि सीधा ही डाल रखा है इन्होंने। सेंटर अलाइंड करंट आई इन वन लूप, करंट आई इन वन लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकंड लूप। देखिए कितनी डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे फिर एम बढ़ाना चाहिए, कितनी डायरेक्टली चीजें लिख रखी है। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकंड लूप फाइंड आउट करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। आप अपनी स्क्रीन पे फिर से इसका आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट लूप कैरिंग करंट आई क्या होगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकंड लूप क्या होगा, फ्लक्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया, और एंगल इन दोनों के बीच में जो हमारा है 60 डिग्री का है। जो हमारा एरिया होगा सेकंड लूप का πr² होगा, और मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट लूप की वजह से B1 होगा। जब इन वैल्यूज़ को पुट करके हम सॉल्व करते हैं तो फ्लक्स हमारा 1/4 म्यू नॉट आई पाई आर आता है, जो कि हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं। तो आंसर क्या है, 1/4 म्यू नॉट आई पाई आर, और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। तो ये देखिए 9 क्वेश्चन हमारे ग्रेस के लिए हो गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन 121 को अगर आप देखें, लेकिन ये ग्रेस का क्वेश्चन नहीं, लेकिन इसकी लैंग्वेज को आप जरा पढ़िए। 2 स्लैब्स 1 पैरामैग्नेटिक x1 ग्रेटर देन 0 से एंड 1 डायमैग्नेटिक x2 लेस देन 0 प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ग्रेडियंट अलोंग जेड नेट फोर्स ऑन सिस्टम। कहीं भी कोई भी पॉइंट नहीं। देखिए प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ग्रेडियंट क्या है ये, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स ग्रेडियंट अलोंग जेड नेट फोर्स ऑन सिस्टम। देखिए छोड़िए इसको। तो इसका ऑप्शन यही, ये मतलब बिल्कुल समझ से परे है कि इसको कैसे इस लाइन को सेट करें। पैरामैग्नेटिक पुल टुवर्ड्स, हमें तो ये पता है कि जो पैरामैग्नेटिक जो हमारा सब्सटेंस होता है, पुल टुवर्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड डायमैग्नेटिक टुवर्ड वीकर सेपरेशन इंक्रीज। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा, पैरामैग्नेटिक पुल्ड टुवर्ड स्ट्रॉन्गर फील्ड एंड वगैरह कुछ नहीं, ना कोई कोमा। डायमैग्नेटिक टुवर्ड वीकर सेपरेशन इंक्रीज, वीकर फील्ड लगाना चाहिए था, या एंड देन सेपरेशन विल इंक्रीज बिटवीन टू, ऐसा कुछ होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट। तो इसका आंसर तो फर्स्ट है, लेकिन किस तरह से इन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम कर रखा है, बहुत ही गलत किया स्टूडेंट के साथ। इसके बाद आगे चलते हैं। ये ग्रेस का क्वेश्चन नहीं है, वैसे मैंने आपको बताया कि किस लेवल की इन्होंने यहाँ पे मतलब मिस प्रिंटिंग या फिर स्टेटमेंट को बिल्कुल ही डायरेक्ट कर दिया है। ऐसा होना नहीं चाहिए एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है ग्रेस वाला हमारा। देखिए एक कोयल हैज़ टर्न डेंसिटी वेरी अलोंग एक्सिस एंड जेड। इस तरह से फिर वही इक्वेशन हमारी आ गई। मैग्नेटिक फील्ड B0T अलोंग एक्सिस, इंड्यूस्ड EMF इन कॉयल, यहाँ पे आना चाहिए आई बड़ा आना चाहिए, इंड्यूस्ड EMF इन कॉयल। इंड्यूस्ड EMF हमारी क्या होगी, इसका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इसका आंसर एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए, पाई आर का स्केयर और 0 से L NZ DZ D/dt जो है हमारा BT होना चाहिए। इस तरह से कुछ होना चाहिए, जो डेरिवेटिव है हमारा BT का होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है, और या तो फिर इसको ख़त्म ही कर देते कि ये T जो है हमारा डेरिवेटिव से ख़त्म हो जाता,
और बी नॉट अकेला आ जाता, लेकिन यहाँ पे d/dt भी लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये ग्रेस में पता नहीं ये डालेंगे या नहीं डालेंगे, मतलब या देंगे या नहीं देंगे। हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे, 9 क्वेश्चन हो गए थे ग्रेस वाले, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए हमारे ग्रेस वाले। देखो ये देते हैं कि नहीं इसकी ग्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 126। ये क्वेश्चन क्या है, ए थिन कन्वेक्स बेंस, देखिए बेंस, लेंस को ये बेंस बोल रहे हैं, और फोकल लेंथ f in air is emerged in liquid of refractive index n, focal length become f, focal length become f। इसका क्या मीन हुआ? पहली बात तो देखिए ऑप्शन में इन्होंने n1 डाला हुआ है और n1 कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि n1 है क्या, और फोकल लेंथ बिकम f कि फोकल लेंथ f बन गई, बल्कि ऐसा होना चाहिए फोकल लेंथ f बिकम f पहले आना चाहिए था और बिकम्स बाद में आना चाहिए था। तो देख सकते हैं आप किस लेवल की जो क्वेश्चन डाल रखे हैं, किस तरीके से इनको प्रिंट करके डाल रखा है, बहुत ही गलत है। तो इसका जो एग्जैक्ट हमारी स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, बिल्कुल अच्छे से स्टेटमेंट होनी चाहिए ये, ए थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f in air is emerged in a liquid of refractive index n। जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है और लिक्विड का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n। इट्स न्यू फोकल लेंथ f डैश बिकम, जो इसकी नई फोकल लेंथ है f डैश, वो क्या बनेगी? तो देखिए जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1/r1 -1/r2। यहाँ पे जो n1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम 1 मान ले तो ये पहली इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। उसके बाद जब हम उसको ग्लास उसके लिक्विड के अंदर डालते हैं तो जो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला वो क्या निकल के आएगा, 1/f डैश इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ हमारा लिक्विड का और n1 हुआ ग्लास का, और वही 1/r1 -1/r2। जब इन इक्वेशन को दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो f डैश है हमारा क्या निकल के आएगा, f डॉट n n1 -1 डिवाइड बाय n1 n, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई भी हमारा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा क्वेश्चन ग्रेस वाला होगा। तो 11 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए जिसकी हमें ग्रेस मिलेगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये तो ठीक है क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 131, ये क्वेश्चन देखिए, लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 mm इज प्लेस्ड इन एयर, इट्स फोकल लेंथ बिकम। देखिए जो हमारा इन्होंने बताया नहीं है पहली बात तो कि हमें कौन सा लेंस यूज़ करना है, और अगर हम प्लेनो कन्वेक्स, देखिए आप स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन देखिए, लेंस इनको बताना चाहिए था कि कौन सा यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 131 है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, लेंस नहीं बताया कौन सा यूज़ करें। अगर हम प्लेनो कन्वेक्स से लेंस यूज़ करते हैं तो R1 10 mm होगा और R2 इनफाइनाइट होगा। प्लेनो कन्वेक्स लेंस एक तरफ से प्लेन हुआ, और लेंस मेकर फॉर्मूला को जब हम यूज़ करके जो हमारा फोकल लेंथ निकालते हैं यहाँ से 25 mm निकल के आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है इनके अकॉर्डिंग। और अगर हम इक्वी कन्वेक्स लेंस जिसमें जो R1 और R2 सेम है वो यूज़ करते हैं तो हमारी फोकल लेंथ जो निकल के आएगी वो होगी 12.5 mm, जो कि ऑप्शन में ही नहीं दी हुई। तो देखिए इन्होंने तो ऑप्शन में हमारा आंसर दिया हुआ है, जो आंसर की में आंसर दिया हुआ है बी, लेकिन आई थिंक इनको बताना चाहिए था कि कौन सा लेंस यूज़ करना है, क्योंकि बच्चों ने सबसे पहले, मुझे तो लगता है सबसे पहले बच्चों ने इक्वी कन्वेक्स लेंस यूज़ किया होगा जिसमें R1 और R2 को उन्होंने 10 mm और -10 mm यूज़ किया होगा। तो उनका ऑप्शन यहाँ पे आंसर जो है 12.5 mm आया होगा, और कोई भी जो ऑप्शन है मैच नहीं हो रहा। तो
बताना चाहिए था कि कौन सा लेंस यूज़ करना है, तो आई थिंक ये ग्रेस में जाना चाहिए। तो यहाँ से 12 क्वेश्चन हमारे ग्रेस वाले हैं। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, अगले 2 क्वेश्चन है, ये ग्रेस वाले तो नहीं है, लेकिन इनमें इन्होंने क्या गड़बड़ कर रखी है कि ये सी और डी ऑप्शन देखिए, दोनों के दोनों क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। ये देखिए, चलो ये तो इसके ही हैं, ये ऑप्शन C1 और C और D इसी क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, लेकिन ये इसमें डाल रखे हैं इन्होंने। तो ये तो देखिए, चलो इन दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा हमारा जो आंसर आएगा, लेकिन ये क्यों डाले इन्होंने यहाँ पे, कहाँ से प्रिंट करवाया, कहाँ से मतलब सेट करवाया पेपर, कुछ समझ से हमारी बाहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन इनमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो बहुत सारी हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 146 जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इफ GH and C are combined to form a quantity having dimension देखिए, dimension meaning dimension of length squared, then the quantity is proportional to, ये इन्होंने पूछा है कि लेंथ स्क्वायर का डायमेंशन जो ये कहाँ से आ रहा है, मतलब किस ऑप्शन में लेंथ स्क्वायर का डायमेंशन, लेकिन हमारा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, बल्कि आंसर जो हमारा होना चाहिए GH/C का क्यूब जो हमारा है, ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, इसके ऊपर रूट लगा दिया है, तो यहाँ से फिर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा। आप अपनी स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे, विच क्वांटिटी हैज़ डायमेंशन ऑफ लेंथ स्क्वायर, मान लीजिए x क्वांटिटी है और GHC की पावर हमने XYZ ले ली, फिर वहाँ से उनके डायमेंशन फॉर्मूला को पुट कर दिया, और जो लेफ़्ट साइड है हमने L स्क्वायर का डायमेंशन ले लिया, और फिर जब इक्वेशन को कम्प्लीटली कंपेयर करेंगे x, y और z की वैल्यू निकल के आएगी, x की 1, y की 1 और z की -3 वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ से फिर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा मैच होगा कौन सा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा, तो यहाँ से फिर ये क्वेश्चन हमारा ग्रेस वाला हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा, सॉरी जो हमारे 13 क्वेश्चन है वो ग्रेस में चले जाएंगे। 140, अब हम आगे देखते हैं 147, हमारे 13 क्वेश्चन है ग्रेस वाले बन गए। अब 147 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, ए पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरी विद डिस्प्लेसमेंट, देखिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं, ये भी छोटी छोटी गड़बड़। वेलोसिटी इस तरह से वेरी कर रही है, लेकिन वेलोसिटी देखिए के ए कहीं पे भी नहीं इन्होंने लिखा हुआ है कि ए क्या है, वेयर के एंड एक्स नोट आर, एक्स नोट तो इस इक्वेशन में है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ये नहीं होनी चाहिए, ना इन्होंने एक्स नोट दिया ना यहाँ पे के नोट दिया। इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 देन द टाइम टेकन टू रीच x इज इक्वल टू x नोट इज, तो ये स्टेटमेंट इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है मेरे अकॉर्डिंग कुछ ये होनी चाहिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरी विद डिस्प्लेसमेंट एज v इज इक्वल टू के अंडर रूट एक्स नोट माइनस एक्स, एक्स नोट यहाँ पे डिफाइंड है, वेयर के एंड एक्स नोट आर कॉन्स्टेंट है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 देन द टाइम टेकन टू रीच x इज इक्वल टू x नोट इज, यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है x नोट तक पहुँचने में। वेलोसिटी क्या है, हमारी इक्वेशन आंसर देखते हैं इसका, वेलोसिटी इज इक्वल टू के अंडर रूट एक्स नोट माइनस एक्स, यहाँ से dx बाई dt लिख सकते हैं इसको, के अंडर रूट एक्स नोट माइनस एक्स। अब देखिए इसको रीअरेंज करते हैं, जो हमारा के अंडर रूट एक्स नोट माइनस एक्स है, के को इस तरफ लेते हैं और अंडर रूट वाले को इस तरफ ले आते हैं, और 0 से x नोट इसको इंटीग्रेट करते हैं, dt वाले पार्ट को 0 से t तक इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे जो x नोट माइनस एक्स है इसको हम u कंसिडर करते हैं,
डी यू इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। फिर यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएंगी, आप देख सकते हैं। जब एक्स नॉट ज़ीरो होगा तो हमारा u क्या हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा। जब x जीरो होगा u एक्स नॉट हो जाएगा, और x इज इक्वल टू एक्स नॉट होगा तब u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ से फिर लिमिट को चेंज करके जब इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट को फिर पुट करेंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा 2√x0 डिवाइडेड बाय k, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। और इन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये रहा ऑप्शन। लेकिन स्टेटमेंट अगर करेक्ट होगी तभी हम आंसर को निकाल पाएंगे, या फिर स्टेटमेंट अगर पूरी होगी तभी हमारा आंसर यहाँ पे सी निकल के आएगा। तो ये फिर ये भी क्वेश्चन हमारा ग्रेस में चला जाएगा। यहाँ से 14 क्वेश्चन ग्रेस वाले हो गए। अगला क्वेश्चन है जो ये ग्रेस वाला तो नहीं है, लेकिन इसमें इन्होंने देखिए मिस्टेक क्या की हुई है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल q ड्यूरिंग इट्स मोशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम मिनिमम एट टाइम tm इफ tm इज 1/3 ऑफ इट्स, देखिए tm ऐसे t होना चाहिए और फिर m नीचे होना चाहिए कुछ इस तरह से, 1/3 ऑफ इट्स टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज यहाँ पे होना चाहिए, देन साइन s इन 0। ये क्या हुआ यहाँ पे, साइन q होना चाहिए। साइन q हमारा क्या है? तो वैसे तो इसका आंसर नॉट फिजिकली पॉसिबल है और ये, लेकिन ये ग्रेस में नहीं जाएगा। बट मैं आपको दिखा रही थी कि ये इन्होंने किस तरह से यहाँ पे मिस्टेक की हुई है। बल्कि हिंदी में इन्होंने चलो करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो फिर हिंदी को नहीं देखते, वो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ग्रेस वाला, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 14, और यहाँ पे 15 क्वेश्चन ग्रेस वाले। ए पार्टिकल इज मूविंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम हुज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, देन इसका ऑप्शन देखिए ए करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आधा ऑप्शन लिखा हुआ है। स्यूडो फोर्स नेवर चेंज पार्टिकल, स्यूडो फोर्स पार्टिकल को चेंज नहीं कर, लेकिन यहाँ पे स्पीड भी आना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी शायद ग्रेस में चला जाए, पता नहीं इसकी ग्रेस देंगे कि नहीं देंगे। तो 15 क्वेश्चन जो हुए जिसकी हमें ग्रेस मिल सकती है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो मेरे अकॉर्डिंग शायद लगभग आप 13 क्वेश्चन ही लगा के चलिए, कुछ ना कुछ ये गड़बड़ कर देंगे और बोलेंगे जैसे यही क्वेश्चन लगा लीजिए, इसकी क्या पता ग्रेस ना दें कि ये तो अंडरस्टूड ही है, आप स्पीड लगा लीजिए या कुछ भी है। तो आप लगभग 13 क्वेश्चन की ग्रेस तो पक्की मान के चलिए कि आपको अपने एचटेट पीजीटी फिजिक्स के पार्ट में, मैं सिर्फ सब्जेक्ट पार्ट की बात कर रही हूँ, ना कि कॉमन पार्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ। वहाँ पे भी कई क्वेश्चन गलत है, उसकी तो ग्रेस मिलेगी ही। जैसे वहाँ पे एक वाक्य नहीं दिया था, फिर उसकी क्रिया पूछी हुई थी, उसमें तो ग्रेस मिलेगी ही मिलेगी। तो सब्जेक्ट पार्ट में यहाँ पे आपको लगभग 13 की ग्रेस मिल सकती है। और देखिए जैसा भी आपका ये एग्ज़ाम गया, अच्छा गया, बुरा गया, जो भी गया, लेकिन आप आगे फॉरवर्ड कीजिए। अगर सब कुछ ठीक रहा और ये रिज़ल्ट जल्दी आ गया तो दिसंबर 2026 में हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम पॉसिबल है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, आप इस वाले पेपर से निराश ना हो, अपने नेक्स्ट वाले पेपर की प्रिपरेशन के लिए अभी से लग जाइए। मैं उसके लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटजी लेके आऊँगी कि मैं किस तरीके से आपको अपने इस पेपर की तैयारी करवाऊँगी, क्योंकि मैंने पीछे भी कुछ एक लेक्चर्स को डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे तैयारी करेंगे, मैं लेक्चर डालूंगी, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मैं प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगी, साथ ही साथ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे वो भी लेके आऊँगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो भी आगे का होगा, जैसे भी होगा वो मैं आपको बता दूँगी। तो इसके बाद हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इस पेपर से बिल्कुल भी निराश ना हो, बस अपने आगे के स्टेप की तरफ फॉरवर्ड होइए। तो थैंक यू सो मच।